नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में सार्वजनिक शिकायत निवारण के संदर्भ में CPGRAMS का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ केंद्रीकृत लोक शासन और नियामक प्राधिकरण प्रणाली। ऑप्शन बी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। ऑप्शन सी नागरिकों की सार्वजनिक शासन रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन डी सामान्य सार्वजनिक शिकायत समाधान और प्रबंधन योजना। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। CPGRAMS का मतलब है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो नागरिकों के लिए सरकारी संगठनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। विकल्प अ में गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया गया है। विकल्प सी में सिटीजनस पब्लिक गवर्नेंस रिपोर्टिंग को गलत तरीके से पहचाना गया है। विकल्प डी सही पूर्ण रूप के बजाय कॉमन पब्लिक ग्रीवेंस रिजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट स्कीम का इस्तेमाल करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, CPGRAMS का मतलब है केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो नागरिकों के लिए सरकारी संगठनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम से अपना वैधानिक अधिकार प्राप्त करता है? ऑप्शन अ मानवाधिकार प्रवर्तन अधिनियम 2000। ऑप्शन बी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1992। ऑप्शन डी मौलिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। यह अधिनियम इसकी शक्तियों, कार्यों और संरचना को परिभाषित करता है। मानवाधिकार प्रवर्तन अधिनियम 2000 NHRC के लिए सक्षम विधान नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1992 सही संस्थापक अधिनियम नहीं है। मौलिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 NHRC के वैधानिक आधार से असंबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, NHRC एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की गई है। यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। ये देश में मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करता है और इसके पास उल्लंघनों की जांच करने की शक्तियां हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। ध्यान से रीड कीजिए। पोर्ट लुइस एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर किस द्वीप राष्ट्र की राजधानी है जो हिंद महासागर में स्थित है? ऑप्शन अ मालदीव। ऑप्शन बी सेशल्स। ऑप्शन सी मॉरिशस। ऑप्शन डी कोमोरोस। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मॉरिशस। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है जो हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है। माले मालदीव की राजधानी है। विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है। मोरोनी कोमोरोस की राजधानी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक कूटनीति और समुद्री सुरक्षा अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये गतिविधियां भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। सोशल इश्यूज और वेलफेयर के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत में मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय की प्राथमिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन अ राष्ट्रीय औद्योगिक विकास और वृद्धि के लिए नीतियां बनाना। ऑप्शन बी केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को लागू करना और औद्योगिक सद्भाव को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी, रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं की योजना और निष्पादन की देखरेख करना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को लागू करना और औद्योगिक सद्भाव को बढ़ावा देना। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय मुख्य रूप से श्रम कानूनों के प्रवर्तन और केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में औद्योगिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। विकल्प ए एक व्यापक नीति निर्माण भूमिका का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संभाला जाता है। विकल्प सी पीएसयू के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित है, जो विशिष्ट वित्तीय निकायों या मंत्रालयों का कार्य है। विकल्प डी रेलवे अवसंरचना से संबंधित है, जो रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल जैसी संस्थाओं का क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती हैं। इसके कार्यों में औद्योगिक विवादों का समाधान, विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन और केंद्रीय क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना शामिल है। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। साइंस और टेक्नोलॉजी का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। देश के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किस भारतीय संगठन ने विशेष अल नीनो बुलेटिन जारी किए हैं? ऑप्शन अ, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD। ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉइस। ऑप्शन सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉइस। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉइस ने भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष अल नीनो बुलेटिन जारी किए। IMD मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसरो मुख्य रूप से अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोगों में शामिल है। CSIR एक अखिल भारतीय अनुसंधान और विकास संगठन है जो विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों को कवर करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जिसकी विशेषता पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतह के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना है। यह वैश्विक मौसम के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिससे अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में सूखा या बाढ़ आती है। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। स्पोर्ट्स और गेम्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत में वर्तमान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? ऑप्शन अ, अनुराग ठाकुर। ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया। ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन डी, किरेन रिजिजू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मनसुख मंडाविया। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर ने पूर्व में युवा मामले और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। किरेन रिजिजू ने पूर्व में युवा मामले और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: डॉक्टर मनसुख मांडविया वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है अवार्ड्स और ऑनर्स। ध्यान से रीड कीजिए। भारत में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार आधिकारिक तौर पर कौन प्रदान करती है? ऑप्शन अ, भारत की उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, भारत की राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, भारत की प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत की राष्ट्रपति। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ, कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक तौर पर पद्म पुरस्कार नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते हैं।
इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जो 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए की जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए भारत सरकार की योजना में किस वाणिज्यिक वाहन निर्माता महिला शामिल हुई है जो छूट दे रही है? ऑप्शन अ टाटा मोटर्स, ऑप्शन बी अशोक लेलैंड, ऑप्शन सी डेमलार इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स, ऑप्शन डी महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डेमलार इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डेमलार इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स DICV दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए छूट प्रदान करने के लिए भारत सरकार की योजना में शामिल हो गई है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता हैं, लेकिन संदर्भ में इस विशेष योजना में शामिल होने के लिए निर्दिष्ट नहीं किए गए थे। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप। वाहन स्क्रैपेज नीति, जिसे स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना और ऑटोमोटिव क्षेत्र में नए वाहनों की मांग को बढ़ाना है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन अ भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। नीति आयोग वो संगठन है जो ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्त मंत्रालय सरकारी बजट और राजकोषीय नीति से संबंधित है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय व्यापार नीति की देखरेख करता है, लेकिन यह विशिष्ट रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जिसने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और देश के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों को डिजाइन करना है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र पर एक विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? ऑप्शन अ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वस्त्र मंत्रालय। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विदेशी व्यापार और औद्योगिक नीति से संबंधित है, लेकिन विशिष्ट वस्त्र क्षेत्र की रणनीति नहीं। वित्त मंत्रालय आर्थिक और वित्तीय नीतियों को संभालता है। MSME मंत्रालय सभी क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप। वस्त्र मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. भारत में सार्वजनिक शिकायत निवारण के संदर्भ में CPGRAMS का क्या अर्थ है? आंसर केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। 2. भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम से अपना वैधानिक अधिकार प्राप्त करता है? आंसर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 3. पोर्ट लुइस एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर किस द्वीप राष्ट्र की राजधानी है जो हिंद महासागर में स्थित है? आंसर मॉरिशस। 4. भारत में मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय की प्राथमिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों को लागू करना और औद्योगिक सद्भाव को बढ़ावा देना।
5. देश के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किस भारतीय संगठन ने विशेष अल नीनो बुलेटिन जारी किए हैं? आंसर, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोस। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स, फैक्ट 6 से 10 तक। 6. भारत में वर्तमान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? आंसर, मनसुख मंडाविया। 7. भारत में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार आधिकारिक तौर पर कौन प्रदान करती है? आंसर, भारत की राष्ट्रपति। 8. दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए भारत सरकार की योजना में किस वाणिज्यिक वाहन निर्माता महिला शामिल हुई है जो छूट दे रही है? आंसर, डेमलार इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स। 9. ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आंसर, नीति आयोग। 10. हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र पर एक विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? आंसर, वस्त्र मंत्रालय। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।